हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप यादव। आप सभी का आरबीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल जैसा कि बोला था कि मैं क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसको मैं आज उसके अंतर्गत जो टॉपिक है मेरा आज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में, वो केयरफुली इस टॉपिक को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और तो आज का जो टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आपका जो है डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन में लिखा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इट मीन्स जो डिफ्यूजन होता है वो मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। मान लीजिए मैं इस कमरे में हूँ, या जो भी आपका कमरा हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे ये समझिए कि आप किसी गैस को जो कि कंसंट्रेशन उस कमरे के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, फिर आप उस गैस को उस कमरे में छोड़िएगा तो वो हमेशा मूव करेगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि उस गैस के, मान लीजिए आप परफ्यूम लिए हैं, इस परफ्यूम के बॉटल में जो गैस है वो हाईली कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू योर रूम। तो उसमें आप जब भी रूम में उस गैस को छोड़ेंगे या निकालेंगे उस बॉटल से, तो वो उतना देखेंगे कि 2 ही सेकंड में पूरे कमरे में लगभग फैल जाता है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उस रूम का कंसंट्रेशन उस बॉटल के कंसंट्रेशन से कम होता है। तो ये नेचर होता है गैस का कि जो मूवमेंट होता है उसका हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसीलिए डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा गैस में सबसे ज़्यादा होता है। और एक्चुअली ये गैस के साथ साथ सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि डिफ्यूजन किस में होता है, तो गैस में होता है। गैस के बाद लिक्विड में होता है, उससे कम आपके सॉलिड में होता है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हम क्रॉप फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम क्रॉप फिजियोलॉजी के केस में हम डिफ्यूजन की बात करेंगे प्लांट के केस में। तो जो प्लांट के केस में डिफ्यूजन होता है उसका बेनिफिट्स ये होता है कि डिफ्यूजन के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज होता है, वो लीव्स के थ्रू हो या रूट हेयर्स के थ्रू हो। तो रिस्पायरेशन में होता है, हेल्प करता है डिफ्यूजन, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। तो दोस्तों, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स के जो साइज हैं उससे भी डिफ्यूजन के फैक्टर अफेक्ट होंगे। जैसे कि अगर वो पार्टिकल्स बड़े हैं, बड़े साइज के हैं, इसका मतलब डिफ्यूजन उतना तेजी से नहीं होगा जितना कि छोटे पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होगा। इट मीन्स डिफ्यूजन रेट जो है ये भी किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज पार्टिकल्स लार्ज है तो डिफ्यूजन रेट स्लो होगा, और साइज पार्टिकल अगर छोटा है इसका मतलब डिफ्यूजन तेजी के साथ होगा। दूसरा है साइज ऑफ पोर्स इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स में जो पोर्स होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन्स के हम प्लांट के केस में बात करें, तो जो मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं उस पोर्स में अगर साइज वेरी करता है, अगर बड़ा साइज है तो डिफ्यूजन रेट तेजी के साथ जल्दी होगा, और छोटा है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। तो ये साइज ऑफ पोर्स इन मेम्ब्रेन पे भी अफेक्ट करता है ये। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन रेट कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन रेट भी कम होगा। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर भी डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। प्रेशर हाईली प्रेशराइज्ड होगा तो प्रेशर जितने ज़्यादा डिफ्यूजन रेट उतने तेज़ी से, और प्रेशर कम तो डिफ्यूजन भी कम होगा। साथ ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन विल कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड।
डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक कि उस दोनों का जो इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसे मान लीजिए इस कमरे का जो कंसंट्रेशन है और साथ ही साथ आप जो इस स्प्रे का बॉटल लिए हैं उस बॉटल में जो स्प्रे परफ्यूम है उसका कंसंट्रेशन सेम उसके जो बाहर निकालेंगे उसका कमरे में वो पूरी तरह से फैल ना जाए, इक्विलिब्रियम पे जब तक ना आ जाए, वो कंसंट्रेशन जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता तब तक वो डिफ्यूजन चलता रहेगा। उसी तरह से क्या कर रहा है कि देयर विल बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द स्पेस। जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, उस पूरी जगह पे बराबर में फैल ना जाए, पूरी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक वो डिफ्यूजन चलता रहता है। अब आपका नेक्स्ट, इट इज एन इसेंशियल प्रोसेस इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन का एक इसेंशियल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण और रिस्पायरेशन मतलब श्वसन। तो प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में भी डिफ्यूजन का एक अहम रोल होता है। अपटेक ऑफ मिनरल्स is also affected by the pores of the diffusion. It helps in removal of excess water by the process of transpiration. ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी जो एक्सेस वाटर अपटेक हो जाता है प्लांट में, वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू आउट हो जाता है, यानी उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लीव्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, सभी जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है लीव्स के थ्रू इंटर करता है, तो वो भी किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू ही इंटर करता है। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर। रूट हेयर्स जो होते हैं प्लांट में, रूट हेयर जो होते हैं वही जो होता है प्लांट को पानी प्रोवाइड कराता है, वही रूट हेयर से ही प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अपटेक करता है। तो उसके लिए भी डिफ्यूजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस। दोस्तों आज के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, आपके ये टॉप सिलेबस में है। और इसके बाद जो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझ लेना जरूरी था। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस मैं बता दूं कि दोनों जो है ये पैसिव प्रोसेस हैं, इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। जब एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है। तो इसमें डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से इस पर डिस्कस करूँगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये दो बीकर हमने लिया, इस दो बीकर को ले लिया प्लांट रूट के केस में। यहाँ पे मेम्ब्रेन्स लगे हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका है? मॉलिक्यूल्स का। इसमें भी, इसमें भी। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, पोर्स होते हैं। इसमें जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसके, ये मान लीजिए ए बीकर है और ये आपका बी है। अब इसमें से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आना होगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी बीकर में। तो ये जो है यहाँ का मॉलिक्यूल्स यहाँ तक इंटर करेगा और तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, यानी दोनों सेल में बराबर में मॉलिक्यूल्स ना हो जाएं, तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है। अब आगे बात करेंगे ऑस्मोसिस की। अब आगे बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, वाटर मूव्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोसिस क्या है, इसमें बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में बता दूं ये लिक्विड में होता है, स्पेशली वाटर के केस में लिक्विड में होता है। इसमें होता क्या है
कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप लिख लीजिए, जो ये प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, उस प्लांट सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, कुछ चीज़ों को ही पास करने देता है अपने सेल पोर से, सारी चीज़ों को वो पास आउट या इंटर नहीं करने देता। तो मान लीजिए आपके पास दो सेल हैं, एक सेल ए है, दूसरा सेल बी है, दोनों में उनके बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो ए सेल में जो है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो बी सेल है जो कि उतना उसमें सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हैं। मान लीजिए उसमें बी में ए के कंपेयर में कम है, लेकिन सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट वाटर की मात्रा ज़्यादा है, और बी में वाटर की मात्रा कम है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन भी बने, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, एक हाइपरटोनिक, एक दूसरा हाइपोटोनिक। मैं यहाँ पे कैसे बनाऊं? मान लीजिए ये दो, इसमें देखिए ये ए है, ये बी सेल है, और ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस ए सेल में हमने जो पार्टिकल्स डाले हैं और यहाँ पे एज कंपेयर टू बी में ज़्यादा हैं। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीज़ें इसमें कम है, सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है। तो इट मीन्स जिसमें सॉल्यूट कम होगा उसमें जो वाटर है उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यानी उसकी एनर्जी उसमें जो वाटर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी सेल, क्योंकि इसमें ज़्यादा आयंस हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो कि वाटर के एनर्जी को रिटार्ड करता है, इनहिबिट करता है, कम करता है। तो जो इसमें वाटर होगा ये हमेशा इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यानी ये कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसका एनर्जी जो होगा इससे कम होगा। तो हमेशा जो वाटर होगा ये कम सॉल्यूशन, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो ये तब तक मूव करेगा वाटर जब तक कि दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम फेज तक ये मूव करेगा वाटर यहाँ पर, और दोनों जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंजेज होना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर से इस पर डिस्कस करूँगा। तो ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक समझ में आ गया होगा कि जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जिसमें ज़्यादा हैं उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसमें कम है सॉल्यूट पार्टिकल्स उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दो ऐसे टर्म हैं जो कि ऑस्मोसिस में आपको जानना जरूरी है। देखिए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है एंड एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में। वाटर मूव्स इनटू द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग हाइपोटोनिक लोअर सॉल्यूट। मैंने पहले ही बता दिया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, लोअर सॉल्यूट, जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स जिस सॉल्यूशन में कम हो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कॉजिंग द सेल स्वेल बिकम टर्जिट। सेल जो होता है वो टर्जिट कब होता है? जब वो किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। जैसे ड्राई रेजिन्स, सूखी किशमिश जो होता है, आप सभी ने भिगोया होगा घर पे, तो जो पानी में हम रात में सोते समय डाल देते हैं, सुबह उठते हैं तो वो टर्जिट रहता है, बिल्कुल स्वेल या फुला हुआ होता है। वो एक्चुअली इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एंडोऑस्मोसिस की क्रिया हो चुकी होती है। जो सेल में किशमिश यानी रेजिन्स के जो अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं
उसका सल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सल्यूशन है, यानी जिस पानी में हमने डाला था उसका सल्यूशन वो कम गाढ़ा था, उस रेजिन्स के अंदर जो सल्यूशन है वो अधिक गाढ़ा है, ऐसे आप समझिए। क्योंकि रेजिन्स में पानी की मात्रा कम था, सल्यूट की मात्रा ज़्यादा थी, और पानी में जब उसको डालते हैं तो एक हाइपोटोनिक सल्यूशन होता है। उस हाइपोटोनिक सल्यूशन में होता क्या है कि हमेशा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ वाटर मूव करता है। लेकिन अगर बात करें सल्यूशन की या सॉल्वेंट की बात करें तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मूव्स टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगा उधर न जा करके जिधर कम सॉल्वेंट की मात्रा होगी, सॉल्यूट की मात्रा जिसमें कम होगा वो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए वो पानी हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इंटर करता है, जिस वजह से वो रेजिन्स जो होता है यानी किशमिश जो होता है टर्जिट हो जाता है, फूल जाता है, उसके अंदर पानी इंटर कर जाता है। वही दूसरी बात करें तो एक्जोस्मोसिस क्या होता है? एंडोस्मोसिस का जस्ट अपोजिट एक्जोस्मोसिस होता है। एक्जोस्मोसिस में आप एक किशमिश है या अंगूर ले लीजिए, अंगूर में बिल्कुल पानी भरा हुआ टर्जिट होता है सेल, उसको अगर किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दीजिए, वो साल्ट का अगर सोल्यूशन बना लें और वो सोल्यूशन उस अंगूर के यानी ग्रेप्स के अंदर जो सोल्यूशन है उससे हाईली कंसनट्रेटेड हो, साल्ट की मात्रा इतना डाल दें तो हम वो बन जाएगा कैसा सोल्यूशन? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम उस अंगूर यानी ग्रेप्स को डाल देंगे तो वहाँ पे एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, यानी उस ग्रेप्स का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल। तो सेल क्या होगा? फ्लैसिड हो जाएगी, यानी चिपक जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि एक्जोस्मोसिस की क्रिया होती है। एक्जोस्मोसिस इसलिए होती है क्योंकि उस ग्रेप्स में जो सोल्यूशन है और जो उसमें हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो बनाया है साल्ट डाल करके वाटर में, वो हाईली कंसंट्रेटेड है, उसमें पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जिधर सॉल्यूट कम होगा उधर से वाटर मूव करके जिधर सॉल्यूट ज़्यादा होगा उधर की तरफ बढ़ेगा। तो वो तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पे न आ जाए, यानी समान सॉल्यूशन न बन जाए, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसी पे ना एंडोस्मोसिस होगा और ना ही एक्जोस्मोसिस होगा। तो मैं आज बस इसको ओवरव्यू पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको कभी फिर आएंगे तो अच्छे से एग्जाम्पल के साथ खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मेरा पहला क्लास था तो पीपीटी नहीं तैयार हो पाया था और ढेर सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के या फिगर से वो इमेजेस को लेकर के आऊँगा, जिससे के थ्रू आपको समझाऊँगा। फिलहाल आज जो आप लोगों को समझ में आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। तो एंडोस्मोसिस मैंने बता दिया। आगे है आपका एक्जोस्मोसिस, इसको भी डिस्कस हम कर ही चुके हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस, मैंने सॉल्यूशन के बारे में बता दिया कि ऑस्मोसिस में एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब उसका अफेक्ट क्या होता है आइए देखते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, यानी जो सेल है उसके बाहर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? लोअर कंसंट्रेशन का है, यानी जो सेल में सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में बाहर का जो सॉल्यूशन है वो उसमें कंसंट्रेशन कम है, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है। इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो पानी वाटर होता है वो बाहर से अंदर की तरफ इंटर करता है, यानी एंडोस्मोसिस हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या ऐसा होता है? रेजिन्स जो होता है बिल्कुल फूल जाता है, उसमें पानी इंटर कर जाता है क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं, कॉजिंग द एंडोस्मोसिस। अब दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन दिस सेल कॉजेज द एक्जोस्मोसिस। मैंने पहले ही बताया कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, जो सेल में सॉल्यूशन होता है उसके कंपैरिजन में
सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, हाईली कंसनट्रेटेड होता है, जिस वजह से मैंने एग्जांपल्स बताया था कि अगर हमने एक ग्रेप्स लिया और एक बीकर या ग्लास में साल्ट की मात्रा हमने ज़्यादा कर दिया और हम उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना दिया, यानी उसमें क्या कहते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा हो गया, तो जो हमेशा उसमें प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा, एक्जोस्मोसिस का होगा, यानी उस ग्रेप्स का पानी बाहर निकल आएगा सेल के थ्रू, वो जो सेमी परिमेबल में मेम्ब्रेन है उसमें, उस पोर्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स उस ग्रेप्स से बाहर आएगा और वो ग्रेप्स यानी अंगूर वो फ्लैश से चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं एक्जोस्मोसिस, और ये हमेशा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है। अब तीसरा है आइसोटोनिक सोल्यूशन, इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, जो सेल है, सेल के अंदर जो सोल्यूशन है और जो हमने एक ग्लास लिया उसमें जो सोल्यूशन बनाया है या किसी भी बर्तन में हमने जो सोल्यूशन बनाया है, दोनों इक्विलिब्रियम, दोनों समान कंसंट्रेशन के हैं, दोनों में समान पार्टिकल्स हैं, तो उसमें ना तो एंडोस्मोसिस होगा और ना ही एक्सोस्मोसिस होगा, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही तो आपके लिए डिस्कस करना था मुझे। बाकी का क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी, आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर कभी आएंगे, आपके सिलेबस में है सेकेंड सेमेस्टर में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बाद है अपटेक ऑफ वाटर, कैसे प्लांट्स वाटर को अपटेक करता है और यूज करता है उसको बताएंगे। उसको जानने से पहले ये ज़रूरी था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वो वहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पहले डिस्कस कर लिया। तो मैंने जो भी आई होप जो बोला है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं फिर से आपके साथ आऊँगा और डिस्कस करूँगा। और आशा है कि मुझे जो मैंने पढ़ाया आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।